Dear student, welcome to all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gen. So dear student, today we will discuss about the topic of constitutional development in India 1773 to 1947. So आइए डियर स्टूडेंट हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आई रिक्वेस्ट टू हिम और हर प्लीज सब्सक्राइब माई दिस चैनल सो दैट कि आपको नेक्स्ट जो भी कमिंग वीडियो आएगी उसके बारे में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बेसिकली आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं, तो एक एक करके हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अगर हम देखेंगे ब्रिटिश संसद की अगर हम बात करेंगे, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रण एवं सुधारने के लिए अनेक कानून पारित किए. जो इन कानून का उद्देश्य था वो था गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छा शासन स्थापित करना, चेक करप्शन, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करना और कंपनी को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाना. और इन सुधारों ने भारत की भविष्य की संवैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी. तो आइए डियर स्टूडेंट हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला कानून था और जिसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना. और उस टाइम पर बंगाल के जो गवर्नर को यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया. और यहाँ पे देखेंगे गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को महत्वपूर्ण मामलों के बंगाल के अधीन रखा. कि मतलब उनके ऊपर अगर कोई हायर अथॉरिटी होगी तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी होगी. और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो यहाँ पे दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई जो करेगा. और कंपनी के कर्मचारियों को यहाँ पे उपहार स्वीकार करने तथा निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित किया गया. और इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर यहाँ पे संसद नियंत्रण की शुरुआत की. मतलब आगे से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल रहेगा, डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं. पिट्स इंडिया एक्ट 1784. इस अधिनियम द्वारा ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, द्वैध नियंत्रण प्रणाली लागू की गई जिसमें अधिकार ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बांटे गए. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और इसमें यह कहा कि भारत के जितने भी राजनीतिक, सैन्य एवं राजस्व मामले हैं उसकी निगरानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा. और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे ये कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो काम होगा वो कंपनी के जितने भी व्यापार से रिलेटेड कार्य है उनका संचालन करता रहेगा. मतलब यहाँ पे डिवाइड किया गया वर्क को, कंपनी की अथॉरिटी को. तो पहली बार यहाँ पे कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को उनके व्यापारिक कार्यों से अलग किया गया. गवर्नर जनरल की शक्तियों में यहाँ पे वृद्धि की गई और उन्हें अन्य प्रेसिडेंसी पर अधिक अधिकार दे दिए गए. और ये इस अधिनियम से भारत के मामलों पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण अधिक मजबूत हुआ और इससे भारत में अधिक केंद्रीकृत, अनुशासित एवं उत्तरदायी प्रशासन की आधारशिला रखी. तो डियर स्टूडेंट यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया. तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? तो सिग्निफिकेंस देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गई, प्रशासन में सुधार हुआ तथा भ्रष्टाचार में कमी आई और एस्टेब्लिश हुआ विधि का शासन एवं न्यायिक व्यवस्था की स्थापना हुई. और आगे चलकर भारत शासन अधिनियम जो 1858 जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं जैसे महत्वपूर्ण सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ. तो डियर स्टूडेंट यहां तक आपको अच्छी से समझ में आया रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट. तो आइए हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ मूव करते हैं, चार्टर एक्ट. तो सबसे पहले चार्टर एक्ट ही क्यों कहा जाता है इनको? चार्टर एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश संसद समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण, नए एवं नियम
और शर्तों पे करती थी। मतलब कंपनी को जो परमिशन दी थी व्यापार करने की, इसके लिए एक अनुमति जो पत्र कह लो आप यहाँ पे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट टाइम टू टाइम उनको मतलब रिन्यू करके देती थी। और प्रत्येक चार्टर के नवीनीकरण के साथ कंपनी की शक्ति एवं कार्यों में परिवर्तन किया गया। और इन सुधारों ने धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया तथा प्रशासन में सुधार किया। तो आइए सबसे पहले हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पढ़ते हैं। तो इस इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगले 20 वर्षों के लिए इसको रिन्यू कर दिया। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे ब्रिटिश व्यापारियों को भी सरकारी नियमों के अधीन भारत में या भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति दी गई। और ईसाई मिशनरियों को विद्यालय स्थापित करने तथा भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। और कंपनी को भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का निर्देश दिया गया। और यह भी स्पष्ट किया गया कि कंपनी ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का प्रशासन करती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, चार्टर एक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया। 1830 के इंपोर्टेंट जो केंद्र बिंदु क्या थे। तो नेक्स्ट चार्टर एक्ट के बारे में हम यहाँ पे रीड करते हैं 1833। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों समाप्त कर दी गई। केवल यह एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की पावर, लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई और किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दी गई। और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य मतलब लॉ मेंबर को यहाँ पे ऐड किया गया। और पहला जो लॉ मेंबर थे वो बने थॉमस बबिंगटन मैकाउले, पहले प्रथम विधि सदस्य बने। और यह घोषणा की गई कि धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और इस एक्ट ने, अगर हम बात करेंगे, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण को मजबूत किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। आपने देखा कि बॉम्बे और मद्रास से लेजिस्लेटिव पावर छीन के गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दी। तो कहीं ना कहीं इसने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। तो यहाँ पे इसका जो महत्व क्या था? सबसे पहले तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी आई और प्रशासनिक उत्तरदायित्व में यहाँ पे कहीं ना कहीं वृद्धि हुई। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ। भारत के संवैधानिक सुधारों, विशेषकर भारत शासन अधिनियम 1858 के लिए आगे एक नया मार्ग ओपन हुआ। तो डियर स्टूडेंट, 1813 और 1833 के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और ये जो था 1853, ये इंपोर्टेंट अगर हम करेंगे, ये क्यों इंपोर्टेंट है ये चार्टर एक्ट? तो ये जो चार्टर एक्ट था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पास किया, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज अगर देखेंगे, इससे पहले के जो चार्टर एक्ट कंपनी ने पास किए गए उसमें संसद ने पास किए गए, उसमें कंपनी को जो उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया 20-20 साल, मतलब वहां पे फिक्स पीरियड निर्धारित किया गया। बट पहली बार इस अधिनियम के तहत यहां पर जो हम करेंगे कि डिड नॉट रिन्यू कंपनी चार्टर फॉर ए फिक्स पीरियड। तो यहाँ पे फिक्स पीरियड के लिए कंपनी के चार्टर को रिन्यू नहीं किया। और ये कहा गया कि मतलब कभी भी पार्लियामेंट जो है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे चेंज कर सकती है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था जब भी उनका दिल करेगा। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स टाइम के लिए चार्टर रिन्यू नहीं हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चार्टर एक्ट 1853 देखेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यपालिक और विधायन पालिका के कार्यों को अलग किया गया। मतलब पहली बार यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। और यहाँ पे एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम बोलेंगे विधान पालिका, को क्रिएट किया गया और इसमें 6 सदस्यों को जोड़ा गया। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये कहीं ना कहीं इसने एक डोर ओपन किया किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। मतलब यहाँ पे सिविल सेवाओं में भर्ती का मार्ग खोला गया कि मतलब यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा देके आप
सिविल सेवाओं में भर्ती ले सकते हैं। और एक्सपेंड किया लॉ मेकिंग प्रोसेस को, मतलब यहाँ पे एक बात करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देना लेजिस्लेटिव डिस्कशन के थ्रू, मतलब यहाँ पे विधायी चर्चाओं को अधिक महत्व देकर कानून निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार किया। यहाँ पे देखेंगे इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट प्रेसिडेंसी इन लेजिस्लेटिव वर्क, विभिन्न प्रेसिडेंसियों के प्रतिनिधियों को विधायी कार्य में शामिल किया गया, जिसमें परिषद को अधिक, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधिक बनाया गया। और एक ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक आधुनिक विधायी व्यवस्था की दिशा में एक ये महत्वपूर्ण कदम था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित अंतिम अधिनियम था। अगर हम बात करेंगे चार्टर एक्ट, इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट विच वन पास्ड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको पास किया गया 1857 की जो क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, उसके बाद पास किया गया। और इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म किया गया और ट्रांसफर किया गया, भारत का प्रशासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के सौंप दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और गवर्नर जनरल को यहाँ पे वायसराय की उपाधि दी, जो भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बना। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले भारत के वायसराय बने। और भारत में सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे भारत सचिव का पद का निर्माण किया गया और जिसकी सहायता के लिए एक भारत काउंसिल बनाई गई। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी खत्म किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जब यहाँ पे कंपनी रूल ही खत्म हो गया तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो बनाया गया था उनको यहाँ पे कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार के अधीन अधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। तो इस अधिनियम के साथ ब्रिटिश राज की अगर हम बात करेंगे स्थापना हुई। मतलब यू कैन से दैट डियर स्टूडेंट, आफ्टर द गवर्नमेंट जो आपका ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इट लीड टू द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन द इंडिया। तो महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम यहाँ पे देखें, आगे देखेंगे हम यहाँ पे 1853 का अधिनियम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसने सिविल सेवाओं में एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की गई और इसने भारत में आधुनिक विधायी संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और 1858 अधिनियम भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत का आधार बना और इन दोनों अधिनियम ने भारत में के भविष्य के संवैधानिक और प्रशासनिक विकास की मजबूत नींव रखी। तो डियर स्टूडेंट, 1853 और 1858 एक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम ने भारतीयों की कानून निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को प्रारंभ किया, यानी शुरुआत की। और इसने प्रांतीय विधायी शक्तियों को वापस देकर, अगर आपको याद होगा, जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे एंड मद्रास से छीनी गई थी उसको वापस 1861 के तहत उनको रिस्टोर कर दिया गया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी इसका विस्तार किया गया तथा विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया। कुछ चुनिंदा भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने की अनुमति दी गई, नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर। और पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग यहाँ पे सौंपे गए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, गवर्नर जनरल को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने के लिए यहाँ पे अधिकार दिया गया। अलाउ द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, नए प्रांतों के गठन तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने की प्रावधान किया गया। और प्रशासनों में भारतीयों की सीमित भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। किंतु बट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास ही रहा। और विधान जो आपका बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिन भारतीयों के नाम को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया वो थे बनारस के राजा
और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम डियर स्टूडेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस अधिनियम ने विधान परिषद की भूमिका का यहाँ पे विस्तार किया और शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया, और इसने भारत में प्रतिनिधि शासन प्रणाली की दिशा में पहला व्यवहारिक कदम रखा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाई गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। अलाउ किया गया मेंबर को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे वो बजट पे अब चर्चा करने का अधिकार दिया, बट यहाँ पे अभी बजट के ऊपर वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ वहां पे वोट के ऊपर चर्चा कर सकते थे, बट वो वोट नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे परमिशन दी गई मेंबर को यहाँ पे क्वेश्चन रेज करने के लिए, किस मुद्दों के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रिस्क्राइब्ड रूल, यहाँ पे सदस्यों को निर्धारित नियमों के अंतर्गत लोक प्रशासन से जुड़े प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। और इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार सिद्धांत जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई, बट यद्यपि यहाँ पे अधिनियम में निर्वाचन शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया। एंड डियर स्टूडेंट, ऑथराइज किया गया लोकल बॉडी, स्थायी निकायों, विश्वविद्यालय एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वाणिज्य संस्थाओं को सदस्यों के नामांकन की सिफारिश करने का यहाँ पे अधिकार दिया गया, और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की भागीदारी बढ़ाई गई। नॉन ऑफिशियल मेंबर को यहाँ पे बोलेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग में उनको संख्या बढ़ाई गई। एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द 20th सेंचुरी। इस अधिनियम ने आगे आने वाले व्यापक संवैधानिक सुधारों की आधारशिला रखी। और इस एक्ट की अगर हम बात करेंगे, इस अधिनियम ने भारतीयों को वास्तविक सत्ता नहीं दी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन भविष्य में अधिक राजनीतिक भागीदारी के लिए एक मार्ग ओपन किया। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को समझ में आया अच्छे से। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम यहाँ पे 1861, और अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पे रिस्टोर किया कॉन्फिडेंस एंड इंश्योर किया स्टेबिलिटी को आफ्टर 1857 की रिवोल्ट के बाद। दोनों के दोनों एक्ट ने यहाँ पर अधिनियमों ने शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया। ये अधिनियम भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे, और इन्होंने भविष्य में संवैधानिक सुधारों की नींव रखी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मोरले मिंटो रिफॉर्म जैसे, और इन्होंने एनकरेज किया भारतीयों में कहीं ना कहीं राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। तो आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था? यह अधिनियम, अगर हम बात करेंगे, इसमें भारतीयों का लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भागीदारी को बढ़ाया गया, बट एग्जीक्यूटिव जो था वो रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे लेकिन कार्यपाली जो थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रति ही उत्तरदायी रही, और इसने कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक व्यवस्था लागू की, जिसका भारतीय राजनीति पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। देखेंगे मुख्य विशेषताएं क्या रही। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद का यहाँ पे विस्तार किया गया। सदस्यों को सार्वजनिक नीतियों पर चर्चा करने, प्रस्ताव रखने तथा समिति विषयों पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर इन लेजिस्लेटिव बॉडी, विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की यहाँ पे संख्या बढ़ाई गई। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तेंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, अलाउइंग देम टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिससे वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सके। रिटेन ऑफिशियल कंट्रोल, प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बना रहा। गवर्नमेंट कंटिन्यू टू डोमिनेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना कंटिन्यूस लगातार नियंत्रण रखा। और मार्क द बिगिनिंग ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की।
एंड दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने आगे चलकर भारत की सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेक चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उद्देश्य है भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देना था, जबकि सर्वोच्च अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास ही रहा। इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, प्रांतीय स्तर पर शासन की नई व्यवस्था को लागू किया गया। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। इन्होंने पहली बार डायरकी को इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस के अंदर, मतलब द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें इन्होंने विषयों को रिजर्व, आरक्षित विषय और ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित विषय में डिवाइड किया गया और एक्सपेंड किया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। यहाँ पे इंक्रीज किया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया और निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अनेक विधायी सीटों के लिए इन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव को प्रारंभ किया और एस्टेब्लिश किया बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, मतलब द्विसदनीय प्रणाली को स्टार्ट किया गया। यहाँ पे सेंट्रल लेवल के ऊपर काउंसिल ऑफ स्टेट, विधान परिषद जिसको हम राज्य परिषद भी कहेंगे, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। भारत की अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सपेंड द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ पे विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने तथा अधिक स्वतंत्रता से पूछने का अधिकार दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली बार जो मुद्दे थे बजट से रिलेटेड उनमें यहाँ पे फ्रीडम दी गई। क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, भारत के उच्च आयुक्त के पद की स्थापना लंदन में की गई और यहाँ पर 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान किया, जो बाद में जाकर साइमन कमीशन के रूप में गठन हुआ। और भारत में द्वैध शासन के लिए इन्होंने जो रिजर्व सब्जेक्ट में किन किन विषयों को रखा, इनमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून एंड व्यवस्था को, यहाँ पे पुलिस को, न्याय को, भूमि या भू राजस्व की बात करें, सिंचाई एंड वित्त, इन सब्जेक्ट को अगर हम बात करेंगे, ये आपका जो सब्जेक्ट थे अंडर द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन विषयों का नियंत्रण गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास था। अब आइए डियर स्टूडेंट ट्रांसफर सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट थे ना, इन विषयों का संचालन भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था और वो रिस्पॉन्सिबल थे अपनी ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, नोट टू द गवर्नर काउंसिल। इसमें रखे गई शिक्षा को रखा गया, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हेल्थ को रखा गया, स्वास्थ्य को, कृषि को, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को, उद्योग को एंड लोक निर्माण को यहाँ पे रखा गया। इन अधिनियम ने प्रांत में द्वैध शासन लागू किया, जो प्रांतीय स्तर पर सत्ता के आंशिक हस्तांतरण का पहला प्रयोग था। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट किया था ब्रिटिश सरकार ने इन शेयरिंग पावर एट द प्रोविंशियल लेवल। यहाँ पे कुछ विषय को भारतीयों को यहाँ पे सौंपा गया था, एक एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे ब्रिटिश का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे 1909 अधिनियम ने पहली बार यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रणाली को लागू किया गया और 1919 ने यहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया और बोथ एक्ट, दोनों के दोनों अधिनियम ने भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास बनी रही और रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिमेन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दोनों के दोनों एक्ट में। और इस एक्ट ने कहीं ना कहीं नींव रखी संवैधानिक रिफॉर्म्स की, जो आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकल के आया। तो डियर स्टूडेंट, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड मॉन्टेक चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स के बारे में आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहा? अगर हम देखेंगे ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में लागू किया गया सबसे व्यापक एंड विस्तृत संवैधानिक सुधार था। इनके अनेक प्रावधानों ने भारत के संविधान की
यानी स्वतंत्र भारत के संविधान की आधारशिला, मतलब यहाँ पे कहेंगे उसका आधार बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैनी जो प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस एक्ट में क्या किया इन्होंने, जो प्रांत में द्विशासन व्यवस्था लागू की थी, माउंटेक चेल्सफॉर्म रिफॉर्म, इसको खत्म किया। ऑल प्रोविंस, जो प्रांत थे भारत में, जो सभी प्रांत थे उनमें निर्वाचित विधानमंडल और उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। एंड प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन विद ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। बट डियर स्टूडेंट, ये लागू नहीं हो उसका कुछ कारण की वजह से, ठीक है। और एस्टेब्लिश्ड ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड सेंटर, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, जिसमें अगर हम बात करेंगे फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी व्यवस्था को यहाँ पे लागू किया गया, इस एक्ट के तहत प्रोविजन किया गया। और यहाँ पे देखेंगे इंट्रोड्यूस किया गया संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की दिशा में कदम बढ़ाया गया। ऑल इंडिया सर्विसेज को रखा गया, रिटेन किया गया और गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और यहाँ पे पृथक निर्वाचन एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की व्यवस्था को जारी रखा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश हितों की सुरक्षा हेतु गवर्नर को विशेष उत्तरदायित्व, विटो एंड इमरजेंसी शक्तियां प्रदान की गई। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे स्टिल मेन पावर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ पे कुछ और प्रोविजन लागू किए गए। यहाँ पे सब्जेक्ट विषयों को 3 सूचियों में विभाजन किया गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। और सम सूची में 59 सब्जेक्ट को रखा, प्रांतीय सूची में आपके 54 को रखा और समवर्ती सूची में आपके 36 सब्जेक्ट को रखा। और यहाँ पे एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई, पब्लिक सर्विस कमीशन की। और बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया। और यह अधिनियम अत्यंत विस्तृत था, और जिसमें डियर स्टूडेंट हमें 521 से 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल, जिसमें 301 की धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो ये तो था डियर स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आइए हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, और ये जो था अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट रहा उसके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन में भारतीय सत्ता का हस्तांतरण किया, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर। पहली बार यहाँ पे शक्ति ट्रांसफर हुई ब्रिटिश रूल की जो भारतीयों के हाथों में। और इट प्रोवाइडेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसने भारत और पाकिस्तान के गठन के लिए कानूनी आधार प्रावधान किया। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। की फीचर्स, भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया गया, दोनों देशों को डोमिनियन का दर्जा दिया गया, और दोनों रियासत पर ब्रिटिश सर्वोच्च यहाँ पे जो थी इसको समाप्त कर दी गई, और भारतीय संविधान सभा को कानून बनाने की शक्ति प्रदान। और यहाँ पे ये कहा गया जब तक भारत का नया संविधान नहीं बनता तो भारत शासन अधिनियम 1935 संशोधनों के साथ लागू रहेगा, और नई व्यवस्था बनने तक गवर्नर तथा अन्य अधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियां, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे देनदारियां या फिर सर्विस सेवाओं के बंटवारे का प्रावधान किया गया। और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ, और इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, और इसने लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया। और यह केवल भारत और पाकिस्तान के निर्माण हेतु एक समकालीन संक्रमणकालीन जो था ये एक अधिनियम था, ट्रांजिशन। अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश शासन का समाप्त हुआ और सत्ता का शांति पूर्ण हस्तांतरण हुआ, और भारत में स्वतंत्रता अगर हम बात करेंगे, ये जो ये था इसने इट प्रोवाइडेड ए फेडरल स्ट्रक्चर, इसने एक फेडरल स्ट्रक्चर की नींव रखी, एंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड एक्सपेंड किया रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड किया, बट कीप द रियल पावर इन द ब्रिटिश इंडिया। और दिस एक्ट ब्रोट एन एंड टू ब्रिटिश रूल, और इसने ब्रिटिश रूल को खत्म किया।
सत्ता का हस्तांतरण किया और या भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक पराकाष्ठा कह सकते हो या उसका एक इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हो। इसने स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान निर्माण की आधारशिला को रखा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेके जो मेरा ये वीडियो था सभी को अच्छे से समझ में आया, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे। मैंने इसमें हर फैक्ट एंड कंसेप्ट को अच्छे से कवर किया गया है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डियर स्टूडेंट, शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस के मिशन नेक्स्ट जेन पर बने रहिए।